किसी भी देश का संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं होता। ये एक जीवंत दस्तावेज है जो मतलब समय के साथ समाज की जरूरतों के हिसाब से बदलता है, विकसित होता है। और शायद ही कोई संविधान भारत के संविधान से बेहतर इस बात का उदाहरण हो। ये एक पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें तो मजबूत हैं, लेकिन नई शाखाएं, नई पत्तियां लगातार निकलती रहती हैं। और आज हम इन्हीं शाखाओं की कहानी पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हमारा विषय है भारतीय संविधान में हुए कुछ सबसे महत्वपूर्ण संशोधन। हमारे पास जो स्रोत है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बनाया गया एक संक्षिप्त नोट है। हाँ, पर हमारा मकसद सिर्फ इस लिस्ट को पढ़ना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन बदलावों के पीछे की कहानी क्या थी, उनकी वजह क्या थी और उनका असर क्या हुआ। बिल्कुल, आखिर ये संशोधन क्यों करने पड़े, उस समय देश में क्या चल रहा था। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बदलाव करने की जो शक्ति है वो मिलती है अनुच्छेद 368 से। दिलचस्प बात यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे न तो ब्रिटेन की तरह एकदम लचीला बनाया, जहां संसद आसानी से कुछ भी बदल सकती है, और न ही अमेरिका की तरह बेहद कठोर। उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। बिल्कुल सही। कुछ बदलाव तो साधारण बहुमत से हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर बड़े बदलावों के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की जरूरत होती है, मतलब 2/3 सदस्यों की सहमति। और इसी शक्ति का इस्तेमाल अब तक 106 बार हो चुका है। तो चलिए कहानी के पहले पन्ने पे चलते हैं। पहला ही संशोधन 1951 में आजादी के बस 4 साल बाद ही संविधान बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, ये उस दौर की सबसे बड़ी चुनौती से जुड़ा है, भूमि सुधार। सरकार जमींदारी प्रथा खत्म करके जमीन को किसानों में बांटना चाहती थी। हाँ, लेकिन इसमें संपत्ति का मौलिक अधिकार आड़े आ रहा था, है ना? बिल्कुल। जमींदार लोग इन्हीं कानूनों को अदालतों में चुनौती दे रहे थे। तो सरकार ने इसका क्या तोड़ निकाला? सरकार ने एक, कह सकते हैं, एक सेफ बॉक्स बनाया जिसे हम नौवीं अनुसूची कहते हैं। इसमें डाले गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा से काफी हद तक बाहर रख दिया गया। अच्छा, मतलब अदालतें भी आसानी से उन पर सवाल नहीं उठा सकती थी। जी, ये उस समय की एक बहुत बड़ी जरूरत थी। लेकिन इसने भविष्य में एक बड़ी बहस को भी जन्म दिया कि क्या संसद का कोई भी कानून न्यायपालिका की पहुंच से पूरी तरह बाहर हो सकता है। वाह, मतलब पहले संशोधन ने ही संसद और न्यायपालिका के बीच के शक्ति संतुलन की नींव रख दी थी। एक तरह से, हाँ। इसी दौर में एक और बड़ा बदलाव हुआ जिसने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। यस, 7वां संशोधन 1956। हाँ, आजादी के समय भारत में ब्रिटिश प्रांत, रियासतें, मतलब अलग अलग इकाइयां थी जिन्हें A, B, C, D श्रेणियों में बांटा गया था। बहुत उलझा हुआ सिस्टम था। तो 7वें संशोधन ने इसे सरल बना दिया। इसने इस पूरी व्यवस्था को खत्म किया और भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव तो नहीं रहा होगा, इसका असर तो बहुत गहरा हुआ होगा। बहुत गहरा। एक तो इससे इस देश ने माना कि अलग अलग भाषाएं हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत हैं। दूसरा, आम आदमी के लिए सरकार चलाना और समझना आसान हो गया। तो शुरुआती दशक राष्ट्र निर्माण में बीता, लेकिन फिर 70 का दशक आता है जो संवैधानिक इतिहास का सबसे तूफानी दौर लगता है। ऐसा क्यों है कि 24वें, 25वें और खासकर 42वें संशोधन को लेकर आज भी इतनी बहस होती है? क्योंकि ये दौर संसद और न्यायपालिका के बीच सीधी टक्कर का दौर था। शुरुआत हुई गोलकनाथ केस से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। और इसके जवाब में सरकार 24वां संशोधन लेकर आई। हाँ, 1971 में, जिसने संसद को ये असीमित शक्ति दे दी कि वो मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है। और इसके ठीक बाद 25वां संशोधन आया जिसने संपत्ति के अधिकार को और कमजोर कर दिया। क्या ये सब एक ही बड़ी राजनीतिक सोच का हिस्सा था? बिल्कुल। ये उस दौर की समाजवादी विचारधारा को दिखाता है। सरकार का तर्क था कि सामाजिक न्याय के लिए व्यक्तिगत अधिकारों, खासकर संपत्ति के अधिकार में कटौती जरूरी है। और फिर इस टकराव का चरम आता है 42वें संशोधन के रूप में, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं। ये नाम ही अपने आप में कितना कुछ कहता है। बिल्कुल। और ये याद रखना बेहद जरूरी है कि ये सब आपातकाल के दौरान हुआ, जब विपक्ष के ज्यादातर नेता जेल में थे और बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके सबसे बड़े बदलाव क्या थे जिन्हें लेकर इतना विवाद है? प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था शक्ति का संतुलन केंद्र की तरफ झुकाना और न्यायपालिका की शक्तियों को कम करना।
तो अगर 42वां संशोधन एक चरम था, तो क्या इसे संतुलित करने की भी कोई कोशिश हुई? हाँ, और वो तुरंत हुई। आपातकाल के बाद जब नई सरकार आई तो वह 44वां संशोधन लेकर आई 1978 में। इसे अक्सर 42वें संशोधन का कोर्स करेक्शन कहा जाता है। कोर्स करेक्शन कहना सही है, लेकिन ये सिर्फ 42वें संशोधन को पलटना नहीं था। इसने एक कदम आगे जाकर भविष्य के लिए कुछ सेफगार्ड्स भी बनाए। बिल्कुल, जैसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इससे भी ज्यादा जरूरी ये कि ये तय किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मिले जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये सिर्फ सुधार नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच भी था। और परीक्षा के नजरिए से देखें तो 42वें और 44वें संशोधन के बीच का ये जो रिश्ता है, इस समझना बहुत जरूरी है। हाँ, इनसे सवाल बनते ही बनते हैं। तो 70 के दशक के इस तूफान के बाद क्या ध्यान वापस जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने पर गया? आप इसे ऐसे देख सकती हैं, 80 और 90 के दशक में जो बड़े संशोधन हुए, उनका मकसद राजनीतिक व्यवस्था की खामियों को दूर करना और सत्ता को आम आदमी के करीब ले जाना था। जैसे कि 52वां संशोधन 1985 का, जो दल बदल विरोधी कानून लेकर आया। उस समय की आया राम गया राम की राजनीति तो काफी बदनाम थी। हाँ, ये राजनीतिक अस्थिरता का एक बहुत बड़ा कारण था। तो इस संशोधन के जरिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई ताकि चुने हुए प्रतिनिधि अपनी पार्टी के प्रति जवाबदेह रहें। और इसी दौर में एक और बहुत बड़ा फैसला हुआ, 61वां संशोधन 1989, जिसने वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। हाँ, एक तो ये दुनिया भर का ट्रेंड था और ये माना जा रहा था कि जब 18 साल का युवा देश के लिए हर जिम्मेदारी उठा सकता है तो उसे अपना प्रतिनिधि चुनने का हक क्यों नहीं मिलना चाहिए। और इसका राजनीतिक असर भी बहुत बड़ा था। देश के करोड़ों युवा मतदाता एक झटके में चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन गए। बिल्कुल। और फिर आते हैं 73rd और 74th संशोधन। मुझे लगता है कि ये आजाद भारत के सबसे क्रांतिकारी बदलावों में से हैं, पंचायती राज और नगर पालिका व्यवस्था। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इन संशोधनों ने असल में सत्ता को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर गांव के प्रधान और शहर के पार्षद के हाथ में देने की कोशिश की। वाह, मतलब ये तो सच में शक्ति का विकेंद्रीकरण था। मुझे हमेशा लगता था कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव है। ये प्रशासनिक बदलाव से कहीं बढ़कर था। इसने स्थानीय निकायों के लिए नियमित चुनाव, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण और वित्तीय अधिकार सब अनिवार्य कर दिए। इसने लोकतंत्र को जमीनी हकीकत बनाया। अब चलिए हाल के दशक पर आते हैं। जीएसटी से शुरुआत करते हैं। 101वां संशोधन 2016। ये सिर्फ एक टैक्स सुधार तो नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। ये एक देश एक टैक्स का विचार था, जिसने देश के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को पूरी तरह बदल दिया। इसने केंद्र राज्य संबंधों की पूरी परिभाषा ही बदल दी। और अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें तो 102वां, 130वां और 105वां संशोधन एक पूरी कहानी कहते हैं। ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? ये तीनों संशोधन आरक्षण और पिछड़ेपन की परिभाषा को लेकर चल रहे मंथन को दिखाते हैं। 102वें संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। फिर आया 103वां संशोधन, जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का रास्ता खोला। हाँ, ये आरक्षण के इतिहास में एक नया मोड़ था। हाँ, क्योंकि पहली बार आरक्षण का आधार सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक पिछड़ापन बना। और फिर 105वें संशोधन ने राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार वापस दे दिया। और इस कड़ी में सबसे ताजा है 104 और 106 संशोधन। सही। 104 ने लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया, लेकिन एंग्लो इंडियन मनोनयन को समाप्त कर दिया। और 106, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, वो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का ऐतिहासिक प्रावधान करता है। हमने पहले संशोधन से लेके 106वें तक एक लंबा सफर तय किया है। अगर हमारे श्रोताओं को, खासकर जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कुछ सबसे बड़े मील के पत्थर याद रखने हो तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं। मैं विषय का नाम लूंगी, आप संशोधन बताइए। तैयार हैं? जरूर, चलिए करते हैं। भूमि सुधारों को बचाने वाली सेफ बॉक्स अनुसूची। 9वीं अनुसूची, पहला संशोधन। वो मिनी संविधान। बदनाम 42वां संशोधन 1976। युवाओं को वोटिंग का अधिकार, उम्र 18 साल। 61वां संशोधन 1989। लोकतंत्र की सबसे निचली सीढ़ी,
पंचायती राज। 73वां संशोधन 1992। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संशोधन। 86वां संशोधन 2002, अनुच्छेद 21A। एक देश एक टैक्स वाला बड़ा आर्थिक सुधार। 101वां संशोधन GST। और हाल ही में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। 106वां संशोधन 2023, बहुत बढ़िया। तो इस सब का क्या मतलब है? ये कहानी सिर्फ कानूनों के बदलने की नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के बदलने की है। भूमि सुधार से लेकर GST तक और दल बदल की राजनीति से लेकर महिला आरक्षण तक, हर संशोधन भारत के विकास का एक अध्याय है। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा इस बात को पुख्ता करती है कि संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है। ये एक जीवंत, सांस लेता हुआ दस्तावेज है। ये 106 संशोधन भारत की बदलती राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आकांक्षाओं का आईना है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। 106वां संशोधन यानी महिला आरक्षण अधिनियम संसद से पारित हो चुका है। ये एक बड़ा संवैधानिक वादा है, लेकिन इसका लागू होना भविष्य में होने वाली जनगणना और उसके बाद सीटों के परिसीमन पर निर्भर करता है। तो सवाल ये है कि कागज पर किया गया एक संशोधन जमीनी हकीकत कब और कैसे बनता है? सोचिएगा जरूर।